गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूं कि आप एनसीईआरटी के एक एक वर्ड, एक एक लाइन को ठीक से समझ के तैयारी कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होता है, इसलिए एनसीईआरटी बुक को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न सोसाइटी क्या है। तो मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा समय नहीं बिताया जाए, क्योंकि आप अच्छी तरह अवेयर है कि आज के डेट में अगर आपके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप सोसाइटी या कोई भी इस पर ऐसा लगेगा कि जैसे उसका डेथ ही हो गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी को आपके बुक में ये कहता है कि इट इज़ ए कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप देखें तो उतना सुविधाजनक और आसानी से कंट्रोल करने के स्थिति में दूसरे फॉर्म के एनर्जी नहीं रहता है। आप अगर हीट से ही रिलेटेड अगर बात करें तो हीट, अगर आप आग जलाते हो तो उसको कोई ऐसे जगह पर, सेफ जगह पर ले जाकर जलाया जा सकता है, और उसको अगर हम कंट्रोल करना चाहें, बुझाना चाहें, तो तुरंत जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और ऑन करते हैं, तो उतना कन्वीनियंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस बात को भी आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। अब आइए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है। व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, what factors that control or regulate the current। तो इन सब बातों का हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा डायग्राम में कि इस तरह का एक इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में हम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स होगा, जैसे बैटरी, सेल, और आपका कोई अप्लायंसेस, बल्ब, फैन, कुछ भी हो सकता है। करंट जो है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगता है, जिसको कि एमीटर कहते हैं। और यहीं पर वो बात आ रहा है कि आप इसको कंट्रोल कैसे करते हो। तो कंट्रोल के लिए ये जो डिवाइस है, जिसको स्विच बोलते हैं। अब स्विच में जो है आपका, अगर इस तरह का नोटेशन होता है, इस नोटेशन में डॉट शो कर रहा है कि ये ऑन पोजीशन पर है। तो आइए आपके चैप्टर के लाइन बाय लाइन चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो करंट कहते किसको है। तो करंट में एक चीज़ जान जाइए कि कोई भी चीज़ अगर फ्लो कर रहा है तो उसका वो करंट बन जा रहा है। अब जैसे नदी में पानी फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर वाटर करंट हो गया। इन्वायरमेंट में हवा बह रहा है तो उसको एयर करंट बोलेंगे। उसी तरह आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपके बुक में लिखता है कि एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि ये पूरा तार से जुड़ा हुआ सारा है। बीच में एक जगह पर कंट्रोल करने के लिए आपका स्विच है।
स्विच जब कनेक्ट हो गया तो ही आपका सर्किट कंप्लीट हो गया और कंटिन्यूटी बना। कंटिन्यूटी बनने से आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करता है। तो कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। अगर कहीं भी ब्रेक हो रहा है तो फिर वो नहीं हो पाएगा, करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। आपके प्रीवियस क्लासेस में सेल और बैटरी पर भी हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ये इस पर ये कर लें कि सेल हमारा इस तरह का एक डिवाइस आप देख रहे हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस करता है। इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं और जो रिएक्शन कर रहा है और उससे क्या है कि चार्ज डेवलप कर रहा है दोनों एंड के टर्मिनल पर, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव। तो सेल और बैटरी में कंफ्यूज नहीं होने का है। सेल एक सिंगल को कह रहे हैं और बैटरी बहुत सारे सेल को जोड़ दे रहे हैं तो बैटरी कहेंगे उसको, ठीक है। और बैटरी को जोड़ने का एक तरीका ये है कि उसको प्रॉपर वे से जोड़ना चाहिए। अब जैसे कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह का जोड़ के हम अगर करते हैं तो ये तरीका सही है। हम कभी भी इस तरह से नहीं जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ते हैं तो ये गलत हो गया। हमको हमेशा जोड़ना है इस तरह से। सेल एंड बैटरी के बारे में आपके बुक में लिखा है कि सेल और बैटरी इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which provide potential difference between 2 points in a closed circuit to do work on charge and hence charge flow। तो आप देखें कि जैसे आपके घर में पानी आपके टेरेस पर टंकी जो रखा हुआ है, यहाँ से आपका मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में आपका घर है या कहीं भी है, तो ये पानी का फ्लो इस तरह हो रहा है। क्यों कि इन दोनों जगहों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिलता है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के चलते जो है आपका एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बनता है तो आपका वाटर फ्लो करता है। अब यही चीज़ अगर हम हॉरिजेंटल में रखें तो यहाँ से यहाँ पानी ऑटोमेटिक नहीं बहेगा क्योंकि दोनों जगह का पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो उसी तरह आपका चार्ज को फ्लो करने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सिस्टम डिवाइस होना चाहिए जो कि आपका सेल और बैटरी है। और वो करता क्या है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो आपके चार्ज पर वर्क करता है जो कि सर्किट में एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज आपका फ्लो करता है। स्विच के बारे में लिखा है कि इट मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल बैटरी एंड बल्ब या डिवाइसेस जो कुछ भी कहिए। तो स्विच एक कंडक्टिंग लिंक है तो वो कंडक्टर का बना हुआ है। ऑब्वियसली वो एक कंडक्टर का बना हुआ है और स्विच को बाय नोटेशन हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। अगर इसमें डॉट दिखा रहे हैं तो मतलब ये ऑन हो गया, डॉट नहीं है तो मतलब ऑफ है। ये जस्ट एक सिंबल है दिखाने का कि हमारा सर्किट ऑन है कि ऑफ है। अब आइए मेन चीज़ पर जो कि इलेक्ट्रिक करंट से है
तो इलेक्ट्रिक करंट आपके बुक में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम तो आपका अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट अगर हमको डिफाइन करना है तो अमाउंट ऑफ चार्ज ले लेंगे से कि क्यू है और टोटल टाइम कितना सेकेंड के लिए वो फ्लो कर रहा है तो टाइम ले लेंगे और इसको सेकेंड में आप लेते हैं। तो आपका चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का सेकेंड। तो एक तरह से आप देखिए कि ये एक रेटिंग हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम तो करंट को हम एसआई यूनिट में एम्पियर से शो करते हैं। तो अगर हम 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना चाहें तो 1 कूलम का चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ये हमारा 1 एम्पियर करंट सर्किट में आपका फ्लो कर रहा है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए कि इसमें एक बात और आता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो जो भी आपका तार है तो तार का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वही आपका करंट कहेंगे। नेक्स्ट, इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि सारे मैटर जो आपका एटम से बना हुआ है, मैटर आपका एटम से बना हुआ है। एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, ये भी आप जान रहे हो। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेटल में और नॉन मेटल में एक ये डिफरेंस है कि आप देख रहे हैं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अट्रैक्शन से ये बंधा हुआ है। मगर मेटल में ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री रहता है मूव करने के लिए, जो कि नॉन मेटल में ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है। तो मेटल में जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो रहा है आपका बैटरी या सेल के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन को एक तरह से धक्का दिया जा रहा है सर्किट में मूव करने के लिए।
तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज चार्ज कैरियर जो चार्ज को लेके चलता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हमेशा रहता है, ठीक है। तो चार्ज जो Q जो बनेगा वो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आपका सर्किट में दौड़ेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के का चार्ज ये हम रख दिए। तो अगर हम Q निकालना, Q को E से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा उस चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आइए कि डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ए सर्किट इज द डायरेक्शंस ऑफ करंट। तो एक आपका एक तरह से कन्वेंशंस है, एक मान्यता है, कन्वेंशंस है। ऐसा हार्ड फास्ट कोई बात नहीं है, ठीक है। सारे लोग मिलके, सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कन्वेंशन बना लिया कि पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शंस होगा, जिधर बहेगा, उसी को हम कहेंगे कि हमारा करंट का डायरेक्शंस है। तो पॉजिटिव चार्ज से देखिए कि ए सर्किट में जिधर जा रहा है ये हो गया करंट का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन जो है आपका सर्किट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट उल्टा दौड़ रहा है, ऐसे समझिए। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब जिस समय ये करंट का डायरेक्शन का कन्वेंशन बनाया गया उस समय तक इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, जैसा कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है। अब बाद में इलेक्ट्रॉन जब पता चला और ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन ही मेन रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के रूप में, जो कि सर्किट में दौड़ रहा है और करंट बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशन में हमने कोई चेंज नहीं किया। तो जस्ट एक कर दिए कि करंट का डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसका अपोजिट ले लेंगे। तो फिर बात वहीं पर आ गया कि पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है वही है आपका करंट का डायरेक्शन, इसलिए उसमें ज़रा सा भी कोई कन्फ्यूजन नहीं करने का है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अभी मैथमेटिकली फार्मूला के रूप में डिस्कस कर भी लिए हैं। आई का SI यूनिट एम्पियर होता है, चार्ज का कूलम होता है, और टाइम को सेकेंड में ही लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चूँकि एम्पियर हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा अमाउंट माना जाता है, और हमारे एप्लीकेशंस में कई बार ऐसा है कि हमको छोटे यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है, छोटे करंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप कन्वर्सन के रूप में हमको जानना होता है। अगर हमको मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होगा, और उससे भी छोटा अगर माइक्रो एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है हमारे सर्किट और करंट के रूप में, तो 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का नोटेशन इस तरह का है, और ये होता है एम्पियर के फॉर्म में 10⁻⁻6 एम्पियर। तो करंट को मेज़र करने के लिए एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि मीटर कह रहे हैं, जो करंट को मेज़र करता है, और इसको सर्किट में लगाएंगे कैसे? तो सर्किट में हमेशा हम सीरीज
में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पर आप ऐसे, तो यहाँ पर हमने कुछ दिखा दिया है कि एक तरीका सही है। इस तरह से हम एमीटर को नहीं जोड़ेंगे और कभी भी पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे। अब जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया है अभी तक में कि आपका I = Q/T आया। दूसरा Q के बारे में ये भी हम जाने कि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस फार्मूला को हम Q के जगह पर NE/T भी कर सकते हैं। अब पूरे फार्मूला में आप देखिए कि एक I है, एक Q है, एक T है और एक N है और एक E है। तो इसको लेकर हम आपके सुविधा के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चार्ट बना लेते हैं, QITNE QITNE, ठीक है। और अब चार्ट में हम अपने न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। अगर Q निकालना है तो सिंपली हम Q = IT जानते हैं। अगर Q निकालना है और हमको N और E दिया हुआ है तो सीधे हम Q = NE लिख सकते हैं। तो इस तरह जो मेन फार्मूला है, इस फार्मूला को रिसफल करके बहुत सारे फार्मूला बनाया जा सकता है और उसको लेकर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप 1-2 बार रिसफल करके देखिए कि क्या क्या फार्मूला बन सकता है और वो हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जो दिया हुआ है और क्या चीज़ फाइंड आउट करना, उसके अकॉर्डिंगली हमको सेट कर लेना होता है। तो फिर क्या होगा कि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए एक न्यूमेरिकल पर अगर डिस्कस करें कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस फॉर 5 मिनट्स। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ड्यूरिंग द टाइम। तो आपके क्वेश्चन में गिवन है I 5 एम्पियर दिया है, टाइम मिनट में दे दिया है। तो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमको सेकंड में ही लेना है, इसलिए मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका टाइम निकल गया 300 और I = मेन फार्मूला हम जान रहे हैं कि Q/T है, उसको रिसफल करके Q = IT बना लिए और वहाँ पर वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर लिए। उसमें एक चीज़ और कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला के रूप में हम लोग ने डिस्कस किया है कि Q = NE होता है। अब इसको रिसफल किए तो N = Q/E हो गया। Q ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं और E के बारे में हम जानते हैं कि उस पर चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हमारा इस वीडियो में यहीं तक हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़िए, एनालाइज कीजिए। अपने चार्ट तो ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए इस तरह का आप देखिए कि कौन सा सुटेबल फार्मूला उसमें फिट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने में ये भी देख रहे हैं कि कहीं पर हमको क्या कन्वर्सन की भी ज़रूरत है। अगर कन्वर्सन की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली SI यूनिट के हिसाब से हमको उसको कन्वर्ट कर लेना होगा और ये सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पर अच्छी तरह कमांड होगा। आप
हमेशा एक काम करें कि हमारा वीडियो देखिए, फिर बुक से उतना दूर का टॉपिक को ठीक से आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप अपने प्रैक्टिस बुक को उठाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप प्रैक्टिस बुक में हमारे वीडियो में जितना पोर्शंस कवर है वहाँ तक देखिए कि आप आंसर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और इस तरह आप बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हमारा आगे का भी वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और आप अच्छी तरह से अपना तैयारी कीजिए, किसी भी तरह का कोई घबराने की बात नहीं है। आप पहले से तैयारी हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कैप्सूल स्टडी से रिलेटेड जो आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता जाएगा वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।